नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का आपकी अपनी दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। आज बसंत पंचमी का दिन है। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों को उस ऊंचाई तक पहुंचाए, उस शिखर तक पहुंचाए जो आपके दिलो दिमाग में है, जिससे आप लोग अगली जो बसंत पंचमी आए उससे पहले पहले आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। चलो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस की। विटामिन चल रहे थे जनरल साइंस में, और उसमें विटामिनों में हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने वसा में विले विटामिन स्टार्ट किए थे, जिसमें आप लोग पिछली क्लास में विटामिन ए को पढ़ चुके हो, विटामिन डी को पढ़ चुके हो। दो विटामिनों को पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। अगला है आपके विटामिन ई। अब देखते हैं हम लोग विटामिन जो ई है, इस विटामिन ई से किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं। तो विटामिन ई पर जब बात की जाए, विटामिन जो ई है, यदि इस पर बात की जाए तो विटामिन ई से किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं। विटामिन ई, इस विटामिन ई से आप लोगों के लेवल पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम उन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं कि विटामिन ई से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, विटामिन ई से एक तो सीधा आपके जो आप लोग पढ़ते आए हो जिस रूप में कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। जैसे विटामिन डी का रासायनिक नाम आप लोगों ने पढ़ा था कैल्सीफेरॉल। क्या पढ़ा था? कैल्सीफेरॉल पढ़ा था। उसी प्रकार से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आपके? टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल। क्या नाम है आपके? टोकोफेरॉल है किसका? विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो विटामिन डी का तो क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। और उस कैल्सी को हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो गया? टोकोफेरॉल हो गया। अब विटामिन जो ई है, इस विटामिन ई के स्रोत क्या हैं? विटामिन जो ई है, इस विटामिन ई के स्रोत क्या हैं? तो देखो, विटामिन ई के आप स्रोतों की बात करें तो विटामिन ई के कौन कौन से स्रोत हैं? विटामिन ई के कौन कौन से स्रोत हैं? तो देखो, विटामिन ई के स्रोत हैं आपके अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज विटामिन ई का स्रोत है आपके। तो विटामिन ई के स्रोत कौन से हैं? अंकुरित अनाज है। तो आपको ध्यान रखना है, अंकुरित अनाज इसका मुख्य स्रोत माना गया है। विटामिन ई का जो मुख्य स्रोत है वो किसको माना गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई का मुख्य स्रोत माना गया है आपके अंकुरित अनाज को। इसके अलावा हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये भी इसके स्रोत माने गए विटामिन ई के। लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत क्या माना गया है आपके? हरी सब्जियां माना गया है महत्वपूर्ण स्रोत। इसके अलावा और क्या माने गए हैं इसके स्रोत? जैसे बादाम है, बादाम, या आप लोग कह सकते हो ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स क्या माने गए हैं आपके? इसके महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं किसके? विटामिन ई के। तो ये विटामिन ई के स्रोत माने गए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण स्रोत है आपके अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
आप लोगों ने देखा होगा पहले के टाइम पे, और अब भी कई लोग क्या करते हैं, शाम को कुछ गला देते हैं, तो कोई दाल हुई या चना हुए या अन्य किसी चीज को, जैसे चना है वो भी इसका स्रोत है आपके, दाल है वो भी इसका स्रोत है आपके, पालक है, बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है ये। तो इनमें विटामिन ई मिलता है। अब जैसे दाल है कोई, आपने शाम को साबुत दाल गला दी और उसके बाद में सुबह खाते हैं हम उसको, तो उससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वही तो अंकुरित अनाज है। और वो अंकुरित अनाज विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये जरूर है कि आजकल चीजें चेंज हो गई। चीजें कैसे चेंज हो गई, जैसे पहले लोग अपने बच्चों को अंकुरित अनाज खिलाते थे, अंकुरित अनाज खिलाते थे किसी टाइम पे बच्चों के लिए। आजकल आप लोग चाय से स्टार्टिंग करते हो, फास्ट फूड्सों से स्टार्टिंग करते हो अपने रूटीन की। ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बड़े घातक हो रहे हैं। आप लोगों को तो बड़ा फैशन लग रहा है, जैसे हम लोगों, कई बार हम लोग कहते हैं अरे ये चीज नहीं खाएंगे हम, अरे पालक कोई खाने की चीज है, अरे रोजाना रोजाना दाल दाल कोई खाने की चीज है। ये हमारा जो ड्रामा है वो पूरे जीवन को नष्ट कर रहा है। ये जो आर्टिफिशियली रूप से आपने जो कवर उड़ रखा है अपने ऊपर, वो आपके पूरे जीवन को नष्ट कर रहा है। क्योंकि जिन चीजों से आपकी बॉडी को मजबूती मिलेगी, जिससे आपकी बॉडी को मजबूती मिलेगी, जिससे आरबीसी का उच्च मात्रा में निर्माण होगा, मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी, उन चीजों को हम लोग नहीं खा रहे। ये वर्तमान जनरेशन की स्थिति हो गई। आप या वर्तमान जनरेशन इस राष्ट्र का भविष्य, आप अपने परिवार के भविष्य, इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जिस राष्ट्र का युवा मजबूत है वह राष्ट्र भी मजबूत है, जिस राष्ट्र का युवा मजबूत है वह राष्ट्र भी मजबूत है। आप लोगों की जो स्टार्टिंग है, दिन की शुरुआत है, वो एक पोषक तत्वों के साथ होनी चाहिए, जिससे आपको एनर्जी रहे। आजकल देखते हो, पहले लोग बाग, पुराने टाइम की आप लोग बात करोगे तो लोग बाग 200 किलोमीटर तक पैदल चल लेते थे और कोई फर्क नहीं पड़ता था। आजकल 2 किलोमीटर बच्चा पैदल चलने के बाद हाँ हाँ ऐसे करने लग जाता है। युवाओं की ये कंडीशन है, युवाओं की ये कंडीशन है आपकी। क्यों ये कंडीशन? क्योंकि सुख सुविधा तो बढ़ी है आपकी, लेकिन आप पढ़े लिखे होने के साथ साथ गंवार हुए हो। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पढ़े लिखे गंवा रहे हैं, क्योंकि हमने उन चीजों को छोड़ दिया जिनसे हमारी जीवन एक लंबी दीर्घायु दे रहा था, एक लंबी दीर्घायु हो रही थी हमारे। अरे आप जब पोषक तत्व खाओगे तो उनसे क्या होगा, ऊतकों का निर्माण होगा, ऊतकों से अंग डेवलप होंगे, आपकी बॉडी मजबूत होगी, मांसपेशी मजबूत होंगी, सारी चीजें मजबूत होंगी आपकी। तो इसलिए अंकुरित अनाज मुख्य स्रोत है इसका। इसके अलावा हरी सब्जियां हैं, दूध है, बादाम है, चना, दाल, पालक, ये बड़े महत्वपूर्ण स्रोत हैं किसके, विटामिन ई के। ये विटामिन ई के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं आपके, विटामिन ई के हैं जो विटामिन ई। इसके अलावा आप लोग देखोगे कि जो विटामिन ई है, इस विटामिन ई को क्या कहा जाता है, तो इसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। इस विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी इसी को कहा जाता है, विटामिन ई को। तो विटामिन ई को सुंदरता के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन ई को। तो विटामिन ई एक सुंदरता का विटामिन है। इसके अलावा विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का भी कार्य करता है, एंटीऑक्सीडेंट,
एंटीऑक्सीडेंट का भी कार्य करता है विटामिन ई है जो। अरे आप विटामिन ई के इन स्रोतों का इस्तेमाल करोगे तो बड़ा सुंदर दिखाई दोगे। आप लोग क्या करते हो, हेयर सैलून पे जाते हो और धुआंधार घिसकवाते हो चेहरे को, इससे सुंदर थोड़ी है। इंटरनली सुंदरता होती है, आंतरिक सुंदरता होती है व्यक्ति की, जो किससे आती है, मांसपेशी मजबूत होने से, मांसपेशी। तो सुंदरता का विटामिन कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने वाला विटामिन है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है आपकी, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। इसके अलावा सुंदरता का विटामिन भी किसको कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है। तो विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में क्या आता है, ये काम आता है विटामिन ई है, या एक एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभा रहा है कौन, विटामिन ई। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभा रहा है। अब बात आती है कि जो विटामिन ई है, इस विटामिन ई और क्या काम करता है, तो हमारी जो मांसपेशियां और आरबीसी, इसको निश्चित आकार प्रदान करता है, या एक नियमित आकार प्रदान करता है, निश्चित या एक नियमित आकार प्रदान करने का कार्य करता है। एक नियमित आकार प्रदान करने का कार्य करता है कौन, विटामिन ई है जो। तो सुंदरता का विटामिन कह रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस विटामिन को जाना जाता है। मांसपेशी और आरबीसी को नियमित आकार प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है, विटामिन ई करता है, विटामिन ई करता है। तो देखो आपको सुंदर देखना है तो क्या खाओगे, अंकुरित अनाज है, हरी सब्जी, बादाम, पालक, दाल, दूध, धुआंधार खाओ, ऑटोमेटिक आप सुंदर देखोगे। आपको जरूरत ही नहीं है बाल पाल सुधारने और किसी चीज की, नेचुरल ब्यूटी लगोगे। इन चीजों का आप लोग क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। तो ये सब क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सुंदरता का विटामिन कह रहे हो आप, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम आ रहा है आपके। इसके अलावा मांसपेशी आरबीसी को नियमित आकार प्रदान भी कौन कर रहा है, विटामिन ई कर रहा है, विटामिन ई इस कार्य को कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन ई की यदि कमी हो जाए, विटामिन ई की क्या हो जाए, यदि कमी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो विटामिन ई की यदि कमी है तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएंगे, विटामिन ई से संबंधित क्या उत्पन्न होंगे, रोग उत्पन्न होंगे। अब विटामिन ई की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा आपके, तो मेन रूप से क्या आ जाएगा, बांझपन, बांझपन, बांझपन हो जाता है। मेन रूप से कौन सा होता है आपके, बांझपन होता है। इस बांझपन में आप लोगों ने आज तक के इतिहास में, बताना मेरे को कमेंट करके, आज तक के इतिहास में कभी किसी पुरुष को बांझ कहा है क्या, नहीं कहा है। किसी पुरुष को आपने बांझ नहीं कहा होगा। जब भी बांझ शब्द का इस्तेमाल लिया जाता है तो महिला के साथ लिया जाता है। क्या महिला ही बांझपन के लिए जिम्मेदार है, ऐसा नहीं, ऐसा मित्रों नहीं है कि बांझपन के लिए महिला ही जिम्मेदार हो, पुरुष भी बांझपन के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि संतान उत्पत्ति में केवल ऐसा नहीं है कि महिला ही भूमिका निभाए, इस संतान उत्पत्ति में केवल महिला ही नहीं होती है, पुरुष का स्पर्म आता है आपके और मादा का क्या होगा, ओव्यूम होगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी आपकी। इसका मतलब कपल्स में यदि स्पर्म कमजोर है, जब भी बांझपन आ जाएगा, तो यदि प्रॉपर रूप से ओव्यूम डेवलप नहीं हो रहा है, जब भी बांझपन आ जाएगा, तो मादा भी जिम्मेदार है और पुरुष भी जिम्मेदार है, दोनों ही जिम्मेदार है बांझपन के लिए।
तो बांझपन विटामिन ई से की कमी से होने वाला रोग है, मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं हो। एक तरह से आप लोग ऐसा कह सकते हो कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं। इंडिया में बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाली ये समस्या है, बांझपन है, बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाली समस्या है आपकी, क्योंकि हमारा खान पीन है वो इस तरह का रहा ही नहीं। हम लोग किस पर आधारित हो गए? फास्ट फूड पर आधारित हो गए हम लोग। तो देखता हूं ऑफलाइन में बच्चों को कि जैसे ही हम बच्चों को छोड़ते हैं बाहर, बर्गर वालों के ठेले लगे हुए हैं, टिकिया वालों के लगे हुए हैं, पानी पतासी के, अन्य विभिन्न प्रकार के फूड्स आइटम के लगे हुए हैं, और बच्चे उन पे गिरते हैं खाने के लिए। अरे नई युवा पीढ़ी का क्या होता जा रहा है? हम सब लोगों का नैतिक दायित्व है राष्ट्र को आगे बढ़ाने का। जब आप लोगों के अंदर ही तंदुरुस्ती नहीं रहेगी तो किस तरह से संभव हो पाएंगी चीजें आपकी? इसलिए बांझपन के लिए विटामिन ई जिम्मेदार है, क्योंकि स्पर्म ओव्यूम का निर्माण प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो या तो पुरुष में नहीं हो पाएगा या मादा में नहीं हो पाएगा, दोनों ही इसके लिए बराबर जिम्मेदार होते हैं। पुरुष भी जिम्मेदार है और मादा भी जिम्मेदार है, पुरुष भी जिम्मेदार होता है और मादा भी जिम्मेदार होती है। इसके अलावा विटामिन ई की यदि कमी आ जाए तो रक्त स्त्राव रहता है, एक तरह से रक्त का थक्का तो विटामिन के वाला है, वो अलग है। ब्लीडिंग रहेगी, रक्त स्त्राव रहेगा, जिससे माता में नेचुरल जो साइकिल है, ये नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। माता का नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है आपके। नेचुरल साइकिल है जो मासिक चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा आपके, तो माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल लेना चाहिए। अब हमारे यहाँ पर किया क्या गया है, अब ये जो बांझपन की जो समस्या बढ़ रही है तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी भी आ गई है आपकी। बांझपन की जब समस्या बढ़ रही है तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी भी आ गई है और उसका नाम है आपकी आईवीएफ टेक्नोलॉजी, कि जिससे संतति उत्पन्न नहीं होगी तो सृष्टि कैसे चलेगी? संभव नहीं। तो साइंस ने एक टेक्नोलॉजी लेकर आई है, साइंस तो मजबूर है फिर उस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, और आईवीएफ टेक्नोलॉजी लेकर आई है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी लेकर आई है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का पूरा नाम क्या हो गया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या नाम हो गया आपके पूरा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? पात्रे निषेचन। क्या बोलोगे आप लोग? पात्रे निषेचन, मतलब पात्र में निषेचन की क्रिया करवाई जाती। पात्रे निषेचन आप लोग क्या बोलोगे? पात्र में निषेचन की क्रिया करवाई जाती। क्या किया जाता है आईवीएफ में कि आईवीएफ के तहत एक परिपक्व मादा का एग लिया जाता है। मादा का कैसा एग लिया जाता है? परिपक्व एग लिया जाता है, और उसकी जो क्रिया है या फर्टाइल कराया जाता है किससे? स्पर्म से। और ये क्रिया प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब के अंदर कराई जाती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर संपन्न होती है आपकी। और लगभग इस क्रिया में 2 से 3 सप्ताह लगते हैं, 2 से 3 सप्ताह लगते हैं इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी में, पूरी में, इस प्रक्रिया को होने में।
मादा का परिपक्व एग लेंगे, स्पर्म रहेंगे, फिर टेस्ट ट्यूब में प्रयोगशालाओं में निषेचन की क्रिया कराएंगे, लगभग 2 से 3 सप्ताह लगते हैं और उसके बाद में माता के गर्भाशय में इसको रोपित कर देंगे। माता के गर्भाशय में रोपित कर देंगे। यदि कोई ऐसी माता है जो गर्भ धारित नहीं कर सकती है तो फिर उसके लिए एक किराए की माता, जिसको सरगोट मदर कहोगे आप लोग, उसकी व्यवस्था करेंगे और बच्चे का जन्म हो जाएगा जब वो कपल्स उस बच्चे को ले लेगा आपके, जिसको किराए की माता कह देते हैं, सरगोट मदर कहते हैं हम लोग। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में ली जाती है, इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में ली जाती है। अब इस टेक्नोलॉजी द्वारा जो बच्चे का जन्म होगा उस बच्चे को क्या कहा जाएगा? टेस्ट टू बेबी कहा जाएगा। जिस बच्चे का इस टेक्नोलॉजी द्वारा जन्म होगा उसको क्या कहा जाएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, या हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग? फरक नली शिशु कहते हैं। परख नली क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं आपके। टेस्ट टू बेबी या परख नली शिशु कहते हैं हम लोग। तो पात्र के अंदर निषेचन की क्रिया कराई है आप लोगों ने और उसके बाद बच्चे को गर्भाशय में रोपित कर दिया। गर्भाशय में वो संपूर्ण प्रक्रिया जो इन विवो प्रक्रिया में होती है, इन विवो मतलब अंदर एक तरह से आप लोग कह सकते हो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होना। तो ये जो इन विट्रो की जगह यदि इन विवो होगा तो जब अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है सामान्यतः, यदि सामान्यतः मनुष्य में देखा जाए तो निषेचन की क्रिया कहां होगी? अंडवाहिनी में होगी। फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं जिसको, फेलोपियन नलिका बोलते हो, वहां होती है आपके। फिर बाद में गर्भाशय में गर्भ रोपित होता है और बच्चे का डेवलपमेंट होता है आपके। इन विवो में बाहर निषेचन की क्रिया करवाई जाएगी। एक तरह से जो टेस्ट ट्यूब है वो किसका काम कर रही है? ये वाली एक तरह से आप लोग देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब है वो एक तरह से किसका कार्य कर रही है? ये जो टेस्ट ट्यूब है एक तरह से कार्य उसी का तो कर रही है आपकी, अंडवाहिनी की तरह। ये जो टेस्ट ट्यूब है एज ए अंडवाहिनी की तरह कार्य कर रही है, इसमें निषेचन की क्रिया करवाई जा रही है आपकी इसके अंदर, तो वो इसी तरह से तो कार्य कर रही है। तो परिपक्व एग लिया जाएगा। अब इस जो एम्ब्रियो जो बना है, भ्रूण बना है निषेचन के बाद, उसको रोपित कर दिया जाएगा। धीरे धीरे 9 महीने तक डेवलपमेंट होगा और उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा माता के गर्भ से उसको परखनली शिशु के नाम से जाना जाएगा आपकी। तो इस तरह से बांझपन के उपचार के लिए या आप बांझपन की शिकायत है, अभी माताएं जो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं, संतति डेवलपमेंट करने में जो कपल्स है भूमिका नहीं निभा पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है आपकी। तो ऐसी स्थिति में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उसके बाद में आप लोग देखोगे कि जो विटामिन ए है, सुंदरता का विटामिन कह रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट, मांसपेशियों को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। आपकी मांसपेशियों को मजबूत करने में काम भूमिका निभा रहा है। बांझपन हो जाता है इससे, मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रह पाती है आपके। इसके अलावा नेचुरल साइकिल क्या हो जाएगा आपके? डाउन हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। नेचुरल साइकिल क्या हो जाएगा? मादा में अनियमित हो जाएगा। नेचुरल जो साइकिल है वो मादा में कैसा हो जाता है? अनियमित हो जाता है नेचुरल साइकिल इस वाली कंडीशन में, अनियमित, नियंत्रित कह सकते हो या अनियमित रहता है, अनियंत्रित रहता है। मतलब माता में नेचुरल साइकिल की अवधि क्या होती है? 28 दिन होती है, लेकिन ये प्रॉपर 28 दिन में रिपीटेशन नहीं होता है इसका। कई बार 2-2 महीने हो जाते हैं, कई बार 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, 1-1, 1.5 महीना हो जाता है, जिससे जो पूरी शारीरिक की है माता की वो प्रभावित होती है आपकी, पूरी की पूरी शारीरिक की। लेकिन विटामिन ई पर आज भी हम लोग प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं मित्रों। तो विटामिन ई जो एक विटामिन ई सोर्स आपके विटामिन ई के स्रोत यदि आप लोग देखोगे तो इस तरह से ये सब किसके स्रोत हैं? विटामिन ई के स्रोत हैं आपके। इन सब स्रोतों को आप लोग देखोगे तो ये स्रोत किसके हैं? विटामिन ई के ही स्रोत हैं आपके। ये विटामिन ई के स्रोत हैं, ये जो हैं वो आपके, ये विटामिन ई के स्रोत हैं।
तो इसलिए इनको खाया करो, ये फल वगैरह जो भी दे रखे हैं इनको सबको खाओ, जैसे विटामिन ई का निर्माण होगा, खतरनाक सुंदर दिखोगे आप लोग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। देखो कैप्सूलों, इनको आप लाते हो और पेस्ट बनाया और चेहरे पर लगा देते हो, और फिर चेहरे पर लगा करके ऐसे धो लेते हो, फिर बढ़िया सुंदर दिखाई देते हो। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। यदि आप नेचुरल रूप से विटामिन ए के स्रोतों का इस्तेमाल करोगे तो आप भी ऐसे ही क्या देखोगे, सुंदर देखोगे। समझ गए? सुंदर दिखने के लिए क्या करना है, विटामिन ई के स्रोतों का इस्तेमाल करना है। करोगे सब? बिल्कुल। तो अब जब भी मिलोगे आप तो सुंदर दिखोगे, इसलिए विटामिन ई के स्रोतों का इस्तेमाल करोगे, ऐसे सुंदर दिखोगे आप सब। तो इन स्रोतों का इस्तेमाल करना है, इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना है सुंदर दिखने के लिए। तो सुंदरता किससे बढ़ती है? ब्यूटी पार्लर में जाने से नहीं। किससे बढ़ेगी? इन पोषक तत्वों से बढ़ेगी आपकी सुंदरता। इनसे, इन पोषक तत्वों से बढ़ेगी सुंदरता। मित्रों, ये विटामिन ई थी आपके सामने। आगे हम लोग विटामिन के को पढ़ेंगे कल की क्लास में। उसके लिए कल तक का आपको इंतजार करना होगा। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके और हम लोगों को भी एक सकारात्मक ऊर्जा मिल सके कि नहीं, हमारा कंटेंट बच्चों के काम आ रहा है और बच्चों को अच्छा लग रहा है कंटेंट। बच्चों की एग्जामों में सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कंटेंट। इसलिए क्योंकि हमारे यहां पर साइंस ही नहीं, मैथ है, जीके है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, तमाम जो सब्जेक्ट हैं एक से एक बेटर चल रहा है। बहुत खतरनाक रूप से एक खतरनाक फैकल्टी से पढ़वाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल टाइम पास फैकल्टियों से पढ़ाया जा रहा हो, एक से एक बेटर और खतरनाक फैकल्टी मिलेगी आप लोगों को, चाहे आप ऑफलाइन में जुड़े चाहे ऑनलाइन में जुड़े। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में कमजोर फैकल्टी डाल दी, रिकॉर्ड करा दिए कमजोर फैकल्टी के, या ऑफलाइन में कमजोर डाल दी, ऐसा नहीं है। एक से एक अनुभवी फैकल्टी मिलेगी, एक से एक अनुभवी फैकल्टी मिलेगी आप लोग। क्योंकि कभी भी मैं इस संस्था को जब से चला रहा हूं संस्था, कभी भी मैंने पहली बार जो पढ़ाना सीख रहा हो उसको प्रिपेयर नहीं किया। चाहे आप इसको मेरी कमजोरी मानो चाहे खूबी मानो, कुछ भी मानो, मैं मानता हूं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो पढ़ाना सीखेगा। इसलिए ये भी सही नहीं है कि मैं प्रत्येक को करूं, पर जब भी मैं, कोशिश मेरी ये रहती है कि एक अच्छा अनुभवी हो, एक अच्छा अनुभवी हो, एक लंबा अनुभव हो उस फैकल्टी के पास, पढ़ाने का 10-15 साल का उसको अनुभव हो, 10-10, 12-12 साल का अनुभव हो। क्योंकि इस संस्था में आपको ऐसी भी फैकल्टी मिलेंगी, जैसे आपको जीके वाले सर, हुकम सर पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते पढ़ाते 27 साल का अनुभव हुआ है। 27 साल हो गए इस कंपटीशन में, 27 साल हो गए इस कंपटीशन में, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं इस कंपटीशन में। आज भी हम लोगों से आयु ज्यादा है लेकिन हम लोगों से ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं वो, क्योंकि उनमें एक जुनून है किसी कार्य को करने का। तो आपके अंदर भी एक जुनून होना चाहिए, अंदर से बॉडी के अंदर एक इस तरह की ऊर्जा का संचार होना चाहिए कि हर काम जो नहीं हो सकता वो भी होने लग जाए। दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि आपने मन में धारित कर लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो जिंदगी में आप कभी भी नहीं कर पाओगे। और यदि आपने धारित कर लिया कि मैं कर सकता हूं, तो आप 100% करोगे। तो इसलिए आज से ही सोच लो, आप जिस रूम में बैठे हो चारों तरफ लिख दो अपने लक्ष्य को दीवारों पर कि मेरे को ये अधिकारी और ये बनना है। नजर एनी टाइम आपकी उसी पे पड़े कि नहीं मेरे को ये बनना है। फिर देखो आप चुटकियों में आप में किस तरह से रुचि जगती है उस चीज के प्रति, और छोटे से समय में आप लक्ष्य को प्राप्त
कर लो। चलो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। जय हिंद, जय भारत।